हेलो दोस्तों, द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र तकरीबन 14 साल की थी। कुछ समय में उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब मुझे अपना एक अलग कमरा मिलेगा। पता नहीं क्यों, जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारे टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात जब मैं अपने बेड पर मूवी देख रहा था तब अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद मम्मी आई होंगी पानी पीने के लिए। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ी धीमी कर ली थी। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती है वैसी थी। छन छन छन, बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी, 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती, उसके बाद बंद हो जाती थी। मैं 3-4 मिनट के बाद फिर से छन 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 की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती में से बाहर निकल के मेरे मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को उठाकर उन्हें सारी बात बता देता हूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वह आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई शादीशुदा स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वहाँ सब लोग पूरी तरह नींद में थे। किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपने मम्मी पापा के कमरे में उनके साथ जाकर सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद रात को फिर वही आवाज़ सुनाई देती, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ रात को 10 बजे या फिर रात को 10:30 बजे भी आती थी। परंतु एक बात तो नक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं उस आवाज़ के कारण बुरी तरह डर जाता था। 8-9 महीने के बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वो हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली भी बहुत बड़ी थी। एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा, क्या आपको भी कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी? बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उन अंकल के पूरे परिवार ने वो आवाज़ सुनी थी। आखिरी में मेरी मम्मी और पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर हमें पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6-6 आत्माएं रह रही थीं। उस बात को 14 वर्ष हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। तो
दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर आने में लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक से आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसको ज़मीन पर चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरे को अपने हाथ में लिया और उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पारा ना रहा। लेकिन मयंक को ये पता नहीं था कि ये कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो, इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदने लगा। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा और इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो और मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ मेरे पीछे आ जाओ। फिर वह सिर हवा में उड़ के जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुका और मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा कि ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, इस ज़मीन पे खोदकाम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लेके आऊँगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को अपने साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया और वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आ गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर अपने शरीर पर जाके जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़ के देखा तो अघोरी बाबा खड़े थे। उन अघोरी बाबा ने कहा,
जब तुमने उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक जब उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए और कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी तक नहीं। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। एक भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठा हुआ विजय ने उसे पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए थे। वहां से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकालने लगे। प्रिया का बैग तंबू के बाहर था, इसलिए वो उसे लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसने सामने से 3 आदमियों को आते हुए देखा। उनके हाथों में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है और अपने सभी दोस्तों से ये बात कहती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। प्रिया चिल्लाकर बोलती है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? बाहर चलिए मेरे साथ, मैं आप सभी को बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की टॉर्च से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी लोगों को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्याएं शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की उंगली काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक से उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर अब हमारी तरफ बढ़ने लगे थे। हम सब पहाड़ से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर
वो तीनों हमारे पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे दौड़ रहे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों को इन सब के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी ज़िंदा हो। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस में कंप्लेन तक करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय में पीएचडी की हुई है और उसका मानना है कि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं फिज़िक्स छुपा हुआ है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या होगा कि उसकी फ़िज़िक्स भी काम नहीं आएगी। चलिए आज मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझे गले से लगा लिया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ और तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल, घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छा है। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा, और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने जाने का नक्की किया। मैंने बोला, शिवम, क्या तुझे पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज़। क्या यार, कोई अच्छी जगह नहीं मिली तुझे, तू मुझे यहाँ मंदिर ले आया। मैंने बोला, तू चल तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। इतने में शिवम बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत हैं? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चलो जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी ने बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए, वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हम दोनों को एक कोने में फेंक दिया। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने उस रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हम ये सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी
और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोलते उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यह मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब कुछ सच बता दिया, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें ही डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों से खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो भी देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थीं। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए। आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर से कांपने लगता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। रात का वो शायद दूसरा पैर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने ही वाली थी कि अचानक से ब्रेक्स लगने की आवाज़ आई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती हुई गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीख सुनाई दी। जब तक वहाँ जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ बस खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। ये सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन अब ये सब जब हमारे साथ हुआ तब तो यकीन करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। जब भी मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ी में, या फिर किराए की। किराए की गाड़ी हम तभी करते जब कहीं दूर जाना होता था। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाएं और सब ने एक जगह पर अपनी हाँ भरी। वो जगह शहर से दूर थी, घाटियों में बसी बेलापुर। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किस हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा है। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहा है तू देवराज? देवराज ने सीधे मुझे वहाँ की फ़ोटो दिखाई। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहाँ जाने का कर रहा था। मैं, राहुल और देवराज तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब देवराज की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ चुका था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पे आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हो गए हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन ही नहीं है, और हमारे जैसे घुमक्कड़ लोगों के लिए ये तो सोने पे सुहागा है। एक जगह देवराज ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर ज़रा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगहें देवराज को पता थी, सो वो वहाँ से होकर जाने वाला था। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को ही थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसका एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानते हैं और उनमें आस्था रखते हैं, वो इस बात को ज़रूर मानेंगे। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े।
मेरी थोड़ी आँख लग रही थी तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। देवराज को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण देवराज ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल कर दिया। शाम हो रही थी। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटते हुए रास्ता एक मोड़ पे लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक देवराज ने ब्रेक्स लगाए। मेरा सर सीधा सीट से टकराया। क्या हुआ रे देवराज? पागल, मेरा सिर फूट जाता तो? क्या ज़रूरत थी ज़ोर से ब्रेक लगाने की? मैंने बोला। शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाज़ार के लिए आई थी। अब वापस जाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। देवराज ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रो के मदद की भीख मांगने लगी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने देवराज के साथ बिठा दिया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते हुए देख के हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब पर विश्वास नहीं होता। वो बोली, भैया ज़रूरत है, इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते पे पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभाल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल रही थी। हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। और ख़ास बात तो ये थी कि हमने उसके गांव का नाम भी नहीं पूछा था। मैंने राहुल को इशारा किया। देवराज से सीधी बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैं देवराज से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे हैं ये बोलकर नीचे उतर गए। देवराज अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आते हुए दिखा। तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमको पसीना छूटने लगा। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमें देखा और अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला, बाबा हम शायद से रास्ता भटक गए हैं। काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो आ ही नहीं रहा, और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में देवराज आया और बोला, वो जो औरत हमारी गाड़ी में बैठी है ना, वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास गए। अब सबकी नींद उड़ चुकी थी। अरे भाई, वहाँ तो कोई औरत नहीं थी। अब देवराज को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगा था। वहाँ कोई औरत नहीं थी।
हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते में मिली तो मदद चाहिए बोल के रो रही थी, तो हमने उसे गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन हम बस घूम रहे हैं। उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं और ना हमारा। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई, शायद उतर के चली गई। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा तुम लोग ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। वो कोई और नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौत होती है ये वो ही थी। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबकी जान को शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में ले गया। वहाँ एक झोपड़ा था और वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे, क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुतों की जानें ली हैं। वो ऐसे ही किसी को रास्ते पे रोकती और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे हो जाती। ये किस्सा सालों से चलता आ रहा है। मौत पे किसी का बस चलता है भला? बूढ़े ने बोला। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो उसको क्या पता, उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की सुना है। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वाले लोगों को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसा उसको मारती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ में बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज़। उस रात भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश कर दिया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए ऐसी किस्मत नहीं थी उन सब की। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चे तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे इस बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते थे तो आज शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी उस मोड़ पे हो जाती। 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ से नारंगी सी लकीरें आसमान पे दिखाई देने लगी थी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेके आई ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहाँ से सीधा घर की ओर वापस मुड़ गए। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वहाँ पे वो मोड़ था जहाँ पे न जाने कितनों की जानें गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं।